मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मैं आप तमाम देखने वालों से पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग की जो छत है वहां से आपसे मुखातिब हूं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत कौमी असम्बली से और सनट के ऐवान से एक बड़ी आइनी तरमीम जो कि अदलिया से मुतल्लिक है, अदलिया के अख्तियारात के हवाले से है, उसे पार्लियामेंट से पास करवाना चाहती है। 4 बजे कौमी और सेनेट असम्बली का इजलास होना है, लेकिन इस इजलास से पहले इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस की जो राहदारियाँ हैं वहाँ पर क्या गहमा गहमी है। जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ और जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार और पार्लिमानी कमेटी के जो सरबराह हैं खुर्शीद शाह, इनकी क्या दौड़ें लगी हुई हैं। किस कमरे से निकलते हैं, किस कमरे में चले जाते हैं, उस कमरे से निकलते हैं, फिर किस कमरे का रुख करते हैं, ये सारी डिटेल आपके साथ इस प्रोग्राम में हम शेयर करने जा रहे हैं। फिर साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर हुकूमती रहनुमाओं की, हुकूमती वज़रा की दौड़ें लगी हुई हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब क्यों पुरसकून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पुरसकून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर अली खान क्यों पुरसकून दिखाई देते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का क्या मामला है, इस हवाले से भी जो डिटेल्स हैं, कुछ सवालात हमने यहाँ पे पूछे हैं, उन सवालों का क्या जवाब मिला है, इन तमाम नुकात पर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे, तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे नाज़रीन, आज जो बिल आइनी तरमीम के हवाले से पेश किया जाना था उससे पहले वफाकी काबीना का इजलास होना था। 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था, लेकिन अब हिकमत अमली को चेंज किया गया है। कुछ रिक्वायरमेंट थी, कुछ चीज़ों को, कुछ तकाज़ों को पूरा करना था। मौलाना फजल रहमान साहब का भी तकाज़ा था, तो उसमें यह किया गया है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है उसकी जो टाइमिंग है उसको 11:30 से चेंज करके 4 बजे कर दिया गया है। सेनेट का इजलास भी 4 बजे कर दिया गया है और जो वफाकी काबीना का इजलास है वो अब 2 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी 2 बजे होगा और इसके साथ साथ जो इस्लाहाती जो कमेटी है जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं, वो भी इजलास 11:30 से पहले होना था, लेकिन अब वो इजलास भी जो है वो 2 बजे रखा गया है। और इसका मतलब ये है 2 घंटे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से पहले इस इस्लाहाती कमेटी का इजलास होना। इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि जो बिल हुकूमत लाना चाह रही है उस बिल को उस कमेटी में रखकर जो है उस पर बहस की जाएगी, उस पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट की राहदारियों की गहमा गहमी पर आने से पहले, अब से कुछ देर पहले जो पार्लियामेंट हाउस में बैरिस्टर गौहर अली खान की जो साथियों के साथ गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। इसमें नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ये कहते हैं कि ये बहुत अहम कानून साजी है जिसे अपनी बजाय मुल्क और कौम के लिए करना है। हमारे सामने मसवदा नहीं है, पहले इसे पढ़ेंगे फिर ही इस बिल के हवाले से फ़ैसला करेंगे। और फिर कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ हमारे साथ किसी किस्म की ऑफ़र पर बात नहीं की है। बाज़ औक़ात बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप ओहदा लेते हैं या सियासत का हिस्सा होते हैं। इससे आगे जो बातें की हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने, उससे ये वाज़े होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बात को अंडरस्टैंड कर चुकी है और मौलाना साहब ने भी एक मैसेज जो है वो तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दिया। बात क्या है जो बता रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान एक ज़ीर सियासतदान हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने असूली मौक़िफ़ अपनाया है। वह असूली मौक़िफ़ क्या है? गौहर अली खान साहब कहते हैं कि मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि जजेस की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए, यानी जजेस की एज नहीं बढ़ाई जा रही और साथ में एक्सटेंशन भी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि ये भी मौलाना साहब ने अपना असूली मौक़िफ़ जो है हुकूमत को कन्वे कर दिया। और साथ में जो एतराज़ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उठाया वो इस बात पर उठाया है कि हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन वाली बात जो है इस पर अदलिया पे कदगन लगेगी और अगर जज की राय के बगैर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नामुनासिब बात होगी। तो अगर हम देखें ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बात कर रहे हैं, अभी अब से कुछ देर पहले पहुँचे, लेकिन अगर हम राहदारियों की बात करें, अब तकरीबन कोई 2 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ पे आपको बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे और कोई गहमा गहमी अपोजिशन की नज़र नहीं आ रही। कोई मुलाकातें कि आप एक चैम्बर से निकलें दूसरे चैम्बर में चले जाएँ, ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हम हुकूमत की नाज़रीन अगर हम बात करें तो उसमें नाज़रीन आज स्पीकर साहब के चैम्बर में बहुत ज़्यादा रौनकें लगी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अपने चैम्बर में बैठे हैं। तो जो खुर्शीद शाह साहब हैं, उनके साथ नवीद कमर साहब हैं, उनकी स्पीकर साहब के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह साहब ने और नवीद कमर साहब ने जो भी उनकी गुफ्तगू हुई आइनी पैकेज के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, उस हवाले से जाके फिर दोनों PTI के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आगाह किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब,
जो कि कभी एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं। पहले तो वो स्पीकर के चैम्बर में मौजूद थे, अय्याज सादिक साहब के साथ जो है वो उनका डिस्कशन चल रही थी इस आइनी तरमीम के हवाले से। वहाँ पे खुर्शीद शाह साहब भी थे, नवीद कमर भी थे, लेकिन फिर वहाँ से ये निकले दोनों, इसहाक डार साहब भी और तारड़ साहब भी, और ये गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के चैम्बर में। और बिलावल साहब के चैम्बर में वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, अभी तक वो गुफ्तगू बाहर नहीं आ सकी, लेकिन अच्छी लंबी एक तवील वहाँ पे नशिस्त हुई है तारड़ साहब की और इसहाक डार साहब की। वहाँ से निकलने के बाद ये दोनों हुकूमती शख्सियात जो हैं वो निकले हैं, दौड़े दौड़े लिफ्ट पर बैठे हैं और लिफ्ट पर बैठ के ये स्पीकर चैम्बर में वापस आ गए हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रोग्राम आप नाज़रीन देख रहे होंगे, तो वफाकी काबीना का इजलास भी शुरू हो चुका होगा, और वफाकी काबीना के इजलास के साथ साथ जो इस्लाहाती कमेटी है उसका इजलास भी खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में जो है वो शुरू हो चुका होगा। लेकिन जो ये जो दौड़े हुकूमती रहनुमाओं की, ख़ास तौर पे वज़ीर कानून की और इसहाक डार साहब की लगी हुई हैं, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो भी कानूनी तकाज़े हैं, ये बिल पार्लियामान में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले, वैसे कुछ वाइब्स तो ये भी हैं कि शायद आज ये बिल इंट्रोड्यूस ना करवाया जाए, लेकिन अगर आज ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कल पीर का दिन है, इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है, तो क्या ताख़ीर नहीं हो जाएगी, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि आज ये बिल ना सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, बल्कि इसे ऐवान से पास भी करवा लिया जाएगा। हुकूमत का अभी भी यही दावा है कि उनके पास नंबर गेम मौजूद है। जब इसहाक डार साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब निकले हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के चैम्बर से, तो हमने उनसे जो सवाल किया कि कैसी गुफ्तगू रही आपकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, तो इसहाक डार ने जवाब दिया कि हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है हमारी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। फिर उनसे सवाल किया गया कि कौन कौन सी मुजवज़ा तरमीम आप ला रहे हैं, तो इसहाक डार साहब ने सिरे से इनकार कर दिया कि मुझे तो इन तरमीम का पता ही नहीं, आप वज़ीर कानून से पूछें कि वो कौन सी तरमीम लेके आ रहे हैं। तो वज़ीर कानून साहब ने सवाल से पहले उसका जवाब दे दिया कि आप अंदाज़े लगाएं, जैसे वो मरहूम आमिर लियाकत हुआ करते थे ना, अपने गेम शो में कहते थे कि मुजाहिदो मोमिनो अंदाज़े लगाओ। तो आज वज़ीर कानून साहब भी कह रहे थे साथियों से कि आप अंदाज़े लगाएं कि क्या तरमीम और कितनी तरमीम हो सकती हैं। फिर एक और सवाल पूछा कि कितनी तरमीम जो है वो, चलें आप बता दें कितनी तजवीज़ की गई हैं। तो फिर उसी के ऊपर ही कहा गया कि अभी फ़िलहाल जो मामला चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। अगर पार्लिमानी कमेटी ने इजाज़त दी, जिसकी सरबराही खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं, तो आप सबको इस हवाले से जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला है। वैसे तो रात के व्लॉग में आपके साथ हमने कुछ इस नुक्ते के ऊपर बात की थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट से अगर पास हो जाती है, हुकूमत के पास नंबर मौजूद हैं, तो उसमें तो फौरी तौर पे, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फोर्थविथ जो है हमारे फैसले पर अमल दरामद करे, तो इस आइनी तरमीम में भी कहा जा गया कि ये आइनी तरमीम फौरी तौर पर लागू होगी। और इस तरमीम में ज़ाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात होंगे, आइनी तशरीह के अख्तियारात तो होंगे। आइन और कानून की जो इंटरप्रटेशन होगी वो इस कोर्ट के डोमेन में आ जाएगी। हो सकता है कि बुनियादी हकूक़ के मामलात भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिए जाएँ। इसमें कौन से आर्टिकल्स फिर सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से निकल के आइनी कोर्ट को दिए जाएंगे, उसमें एक तो नाज़रीन आर्टिकल 184(3), जिसमें आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं, सो मोटो भी इसी आर्टिकल के तहत लिया जाता है। और फिर जो सूबों के माबैन तनाज़ात होते हैं वो भी आर्टिकल 184 में आते हैं, लेकिन उसकी सब क्लॉज ग़ालिबन 2 है या 1 है, उसमें ये सूबाई जो डिस्प्यूट हैं उस पर अदालतें फैसले करती हैं। फ़िलहाल अख्तियार तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इम्कान है कि वहाँ से लेके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दे दिया जाएगा। इसी तरीके से जो आर्टिकल 186 है, जिसमें जो सदर की जानिब से कोई रेफरेंस भेजा जाता है किसी आइन की आर्टिकल की तशरीह के लिए, कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए, या किसी आइनी और कानूनी मामले पे सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाती है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी थी कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उसको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई, क्या ये अदालती कत्ल नहीं था, वो आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। तो ये अख्तियार भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दिया जाएगा। और फिर आर्टिकल 187, जब तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अख्तियारात आप लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे रहे हैं, आर्टिकल 187 भी यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसकी रिव्यू पिटिशंस वगैरह, अपीलें वगैरह कैसे होंगी, वो भी पूरा प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब तश्कील दी जाएगी तो उसका पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म भी इसमें दिया जाएगा। हमने यहाँ पे जब पहुँचे हैं पार्लियामेंट हाउस में, कुछ अपने सहाफ़ी दोस्तों से जो बड़ा सियासी एक्यूमेन रखते थे, सियासी विजन रखते थे, उनसे ये सवाल पूछा कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत पास करने जा रही है, आप ये बताएं कि ये आइनी तरमीम और आइनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये कहाँ पे चैलेंज होगी अगर आज पार्लियामेंट से बिल मंजूर हो जाता है। तो 2 से 3 लोगों से हमने ये सवाल पूछा, तो मैं हैरान था
कि चलें छोड़ें, जवाब ये दिया गया, अब ये नहीं हैरानी वाली बात को छोड़ देते हैं, उस पर जवाब ये दिया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या ये आनी तरमीम होगी, इसकी वजूद को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैंने उनसे ये सवाल पूछा और आप नाज़रीन को बताना इसलिए मकसूद है कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब इब्लीस की मजलिस शुरा भी कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब हमारी नेक्स्ट मुलाकात हो क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ, तो उनसे जानने की कोशिश करें कि वो ये इब्लीस की मजलिस शुरा किसको कहते हैं, उसका सरबराह कौन है, उसके अरकान कौन हैं और क्यों कहते हैं उन्हें इब्लीस की मजलिस शुरा। तो उस पर कहा जा रहा था कि ये आइनी तरमीम जैसे ही पास होगी, सुप्रीम कोर्ट में बड़े जजेस को इस पर तशवीश पाई जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी और सुप्रीम कोर्ट में इसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा। अब मैं जो सवाल पूछ रहा था वो इसलिए पूछ रहा था कि जब जो आइनी दरख्वास्तें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को, किसी भी आइनी तरमीम को, किसी भी बुनियादी हकूक़ के मामले को चैलेंज करने का जो अख्तियार है जब सुप्रीम कोर्ट से ले लिया जाएगा, जब आर्टिकल 184(3) का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होगा, जब आर्टिकल 186 का अख्तियार नहीं होगा, आर्टिकल 187 का अख्तियार नहीं होगा, बाकी इस तरह से मुतलका जो आर्टिकल्स हैं उसका अख्तियार नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में आइनी पटिशन अगर दायर भी हो जाती है तो उसकी फेट क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो हल्फ उठा रखा है, हल्फ ये है कि आप आइन और कानून के ताबे रहेंगे। अब चलें उसमें चलें कुछ चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिरे से अख्तियार ही नहीं। मैंने रात भी अपनी एक मिसाल दे के आपको समझाया था कि ये इस तरह का मामला होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप आइनी तरमीम को चैलेंज करने की बजाय एक ऐसी कोर्ट में जाके चैलेंज करें जैसे इलेक्शन का मामला हो, आप उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने की बजाय सर्विसेज ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट का बेशक लोग नाम ले रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला बज़ाहिर जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हमारे तक पहुँच रही हैं, वो अगर वैसे ही हो जाती हैं, वैसे आइनी तरमीम हो जाती है, वैसे तो और भी बहुत सारे आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं कि और भी तरामीम इसमें शामिल हैं, सिर्फ ये अदलिया के हवाले से ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। क्योंकि मौलाना साहब तो ये चाहते हैं कि इसमें आप एक्सटेंशन ना करें, आप जजेस की रिटायरमेंट एज ना बढ़ाएं, लेकिन उसमें जजेस की जो रोटेशन है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला भी है, वो भी हो सकता है कि आइनी तरमीम में दे दी जाए। क्योंकि जब आइनी तरमीम होने जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का कोई जवाब बाकी नहीं रहता, उस कानून को भी फिर ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया गया था वो तो बनाया गया था आइनी मुकदमात के लिए, आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के लिए, सो मोटो के मुकदमात के लिए। तो फिर आर्टिकल जो 184(3) को जिस तरीके से रेगुलेट किया गया और उसमें जो राइट ऑफ अपील दिया गया, वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, राइट ऑफ अपील और जो मुतलका कमेटी है, वो तमाम चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली जाएंगी और फिर वो तमाम मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आ जाएंगे। और फिर अगर कोई चाहेगा भी बेशक दरख्वास्त दायर कर दे, वो आदत से होता है ना कि इंसान मजबूर भी होता है, तो आदत से बेशक मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे तो उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली जाएगी, बज़ाहिर तो ये लग रहा है। क्योंकि अगर जुरिस्डिक्शन ये वापस नहीं होती और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आप अलग से बना देते हैं, तो फिर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को सुन रही होगी, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, तो फिर एक ही मामले के ऊपर दो अलग अलग कोर्ट्स जो हैं वो काम कर रही होंगी, फंक्शनल होंगी और फैसले सादर फरमा रही होंगी। तो उससे तो मज़ीद जो है वो काउस पैदा होगा, उससे तो मज़ीद जो है वो नारकी फैलेगी। तो फिर लग यही रहा है कि फिर ये तमाम अख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के हवाले से, इंटरप्रिटेशन के हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट से निकल के ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। जो एक आप कहें ना कि एक चीज़ के ऊपर नकाब चढ़ा है या पर्दा है, वो पर्दा कुछ देर में हट जाएगा कि हुकूमत करने क्या जा रही है। आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।